दोस्तों, जिस दिन दुनिया में एनर्जी क्राइसिस की चर्चा शुरू हुई थी, उसी समय यह साफ हो गया था कि इसका सबसे बड़ा असर यूरोप पर पड़ने वाला है। क्योंकि यूरोप खुद बहुत ज्यादा तेल और गैस का उत्पादन नहीं करता, बल्कि अपनी जरूरतों के लिए बड़ी मात्रा में दूसरे देशों से आयात करता है। लेकिन अब जो नई घटनाएं सामने आ रही हैं, वे दिखा रही हैं कि यूरोप की मुश्किलें केवल बनी ही नहीं हुई हैं, बल्कि और तेजी से गहरी होती जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों में 3 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने पूरे ग्लोबल एनर्जी मार्केट का संतुलन हिला दिया है। पहली घटना भारत से जुड़ी हुई है। भारत की दिग्गज कंपनी रिलायंस ने यूरोप भेजे जा रहे 2 बड़े फ्यूल टैंकर अचानक वापस बुला लिए। इन टैंकरों में डीजल और जेट फ्यूल भरा हुआ था, जो यूरोप के बाजार में पहुंचने वाला था, लेकिन रास्ते में ही फैसला बदल दिया गया। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि भारत ने अचानक यूरोप को भेजे जाने वाले इस ईंधन को एशिया के किसी देश की तरफ क्यों मोड़ दिया। आइए इस पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले ये समझिए कि रिलायंस ने इन टैंकरों को यूरोप भेजने की बजाय सिंगापुर की दिशा में मोड़ दिया। इसके पीछे सबसे सीधा कारण ये था कि एशिया के खरीदार ने उसी फ्यूल के लिए यूरोप की तुलना में ज्यादा कीमत देने की पेशकश कर दी थी। यानी जहां ज्यादा मुनाफा मिला, माल उसी बाजार में बेच दिया गया। इससे ये साफ हो गया कि मौजूदा समय में एनर्जी मार्केट में कीमत ही सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। दूसरी बड़ी घटना LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस से जुड़ी हुई है। अमेरिका और अफ्रीका के देश नाइजीरिया से निकले कुछ LNG टैंकर मूल रूप से यूरोप जाने वाले थे। इनका रास्ता फ्रांस और जर्मनी की तरफ तय किया गया था, लेकिन बीच रास्ते में ही इन टैंकरों ने अपना रूट बदल लिया और एशिया की दिशा में मुड़ गए। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जापान की एक कंपनी ने उन्हीं टैंकरों के मालिकों को थोड़ा ज्यादा पैसा देने का प्रस्ताव दे दिया। बस फिर क्या था, टैंकर मालिकों ने तुरंत अपना फैसला बदल दिया। जो गैस यूरोप पहुंचने वाली थी, वही अब जापान की ओर भेज दी गई। यानी कीमत की इस दौड़ में एशिया ने यूरोप को पीछे छोड़ दिया। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इस समय दुनिया में एनर्जी की मांग इतनी ज्यादा है कि जो भी देश थोड़ा ज्यादा पैसा देने को तैयार है, वही तेल और गैस हासिल कर पा रहा है। और इस प्रतिस्पर्धा में एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं तेजी से आगे निकलती नजर आ रही हैं। चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी इंपोर्टिंग क्षेत्र बनाते हैं। यही कारण है कि एशिया के खरीदार जरूरत पड़ने पर ज्यादा कीमत चुकाने से भी पीछे नहीं हटते। दूसरी तरफ यूरोप पहले से ही महंगी ऊर्जा की समस्या से जूझ रहा है, इसलिए हर बार ऊंची बोली लगाना उसके लिए आसान नहीं होता। नतीजा ये हो रहा है कि कई बार यूरोप के लिए तय किए गए टैंकर बीच रास्ते से ही एशिया की तरफ मोड़ दिए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का अंत यही नहीं होता। तीसरी और शायद सबसे अहम घटना रूस से जुड़ी हुई है, जिसने पूरे समीकरण को और ज्यादा बदल दिया है। रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक ने साफ इशारा किया है कि रूस अब यूरोप की बजाय एशिया के बाजारों को ज्यादा प्राथमिकता दे सकता है। उन्होंने कहा कि रूस की ऊर्जा कंपनियां इस संभावना पर विचार कर रही हैं कि यूरोप जाने वाली गैस को दूसरी मार्केट्स की तरफ मोड़ दिया जाए। यानी भारत, चीन, थाईलैंड और फिलीपींस जैसे देशों को गैस की सप्लाई बढ़ाई जा सकती है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब ऊर्जा की इस वैश्विक दौड़ में बाजार और मुनाफा सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं। और यही वो स्थिति है जिसने यूरोप की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है, क्योंकि जिस तेल और गैस पर उसकी इंडस्ट्री और पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, वही अब धीरे धीरे एशिया की ओर मुड़ती नजर आ रही है। यही वजह है कि यूरोप में एनर्जी क्राइसिस को लेकर चर्चा और भी तेज हो गई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूरोप जाने वाली ऊर्जा सप्लाई अचानक एशिया की दिशा में मुड़ने लगी। इसका जवाब इस समय चल रहे वैश्विक ऊर्जा संकट में छिपा हुआ है। जैसे ही पश्चिम एशिया के समुद्री रास्तों में तनाव बढ़ा, वैसे ही कई अहम ट्रेड रूट प्रभावित होने लगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 20% वैश्विक तेल और गैस व्यापार किसी न किसी रूप में बाधित हुआ है। जब सप्लाई कम होती है और मांग लगातार बनी रहती है, तब कीमतों में तेजी से उछाल आने लगता है। यूरोप में भी ठीक यही स्थिति देखने को मिली। मार्च के शुरुआती दिनों में ही यूरोप के गैस बाजार में कीमतों में लगभग 50% तक की तेजी दर्ज की गई थी। उस समय भी तनाव पूरी तरह अपने चरम पर नहीं पहुंचा था, लेकिन बाजार पहले ही घबराहट के माहौल में आ चुका था। यूरोप की एक बड़ी कमजोरी ये भी है कि उसकी ऊर्जा निर्भरता काफी ज्यादा है। यूरोपियन यूनियन अपनी गैस का बड़ा हिस्सा बाहरी देशों से आयात करती है। कई देशों की इंडस्ट्री और बिजली उत्पादन सीधे गैस सप्लाई पर निर्भर करते हैं। जैसे ही सप्लाई में थोड़ी सी भी अनिश्चितता आती है, उसका असर पूरे बाजार में दिखाई देने लगता है। इसी दौरान 3 बड़े LNG कार्गो सामने आए, जो मूल रूप से यूरोप जाने वाले थे। इनमें से 2 अमेरिका से आए थे और एक नाइजीरिया से निकला था। इनका रास्ता फ्रांस और जर्मनी की तरफ तय किया गया था, लेकिन बीच रास्ते में एशिया के खरीदारों ने ज्यादा कीमत देने का प्रस्ताव दे दिया और पूरा समीकरण बदल गया। जापान की एक कंपनी ने LNG के लिए लगभग $4 प्रति मिलियन BTU ज्यादा देने की पेशकश कर दी।
सुनने में ये रकम छोटी लग सकती है, लेकिन जब इसे पूरे टैंकर के हिसाब से देखा जाता है तो मुनाफा लाखों डॉलर तक पहुंच जाता है। यही कारण है कि जो गैस यूरोप पहुंचने वाली थी वही अचानक जापान की तरफ भेज दी गई। इसी तरह भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज का मामला भी सामने आया। रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स में से एक मानी जाती है और यहाँ से बड़ी मात्रा में डीजल और जेट फ्यूल यूरोप को निर्यात किया जाता है। लेकिन इस बार कंपनी ने यूरोप जाने वाले 2 टैंकरों का रूट बदल दिया गया। पहला टैंकर करीब 1 लाख मीट्रिक टन डीजल लेकर जा रहा था और दूसरा टैंकर लगभग 75,000 टन जेट फ्यूल के साथ रवाना हुआ था। लेकिन दोनों जहाज़ों को बीच रास्ते से ही वापस बुला लिया गया और उनकी दिशा दक्षिण पूर्व एशिया की ओर कर दी गई। वजह बिल्कुल साफ थी, जहां बेहतर कीमत मिले वहीं ईंधन बेचा जाए। इस पूरी घटना से एक बात साफ दिखाई देती है कि आज दुनिया का ऊर्जा बाजार पूरी तरह प्रतिस्पर्धा के आधार पर चल रहा है। जो देश ज्यादा भुगतान करने को तैयार है वही ऊर्जा संसाधनों को अपनी तरफ खींच सकता है और इस समय एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस प्रतिस्पर्धा में काफी आगे नजर आ रही हैं। अब अगर हम तीसरे और सबसे अहम पहलू की बात करें तो वो रूस से जुड़ा हुआ है। रूस दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा निर्यातकों में गिना जाता है और उसकी गैस सप्लाई लंबे समय तक यूरोप की अर्थव्यवस्था का आधार बनी रही है। लेकिन अब रूस भी अपनी रणनीति में बदलाव करता दिखाई दे रहा है। रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रूस की ऊर्जा कंपनियां यूरोप के अलावा दूसरे बाजारों पर भी गंभीरता से विचार कर रही हैं। उनका कहना था कि अगर कहीं और ज्यादा मुनाफा मिलता है तो सप्लाई को वहां मोड़ना पूरी तरह संभव है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि रूस अब यूरोप के साथ नए दीर्घकालिक गैस समझौतों को लेकर उतना उत्साहित नहीं है। इसके बजाय रूस एशिया के बाजारों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है। भारत, चीन, थाईलैंड और फिलीपींस जैसे देशों को संभावित खरीदारों के रूप में देखा जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में रूस की गैस सप्लाई का बड़ा हिस्सा एशिया की दिशा में मुड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो यूरोप के लिए स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि उसकी पारंपरिक सप्लाई लाइन कमजोर पड़ जाएगी। पूरी तस्वीर को देखें तो ये केवल ऊर्जा संकट की कहानी नहीं है, बल्कि वैश्विक ताकत के बदलते संतुलन की भी कहानी है। एक समय ऐसा था जब यूरोप और पश्चिमी देश ऊर्जा बाजार में सबसे मजबूत खरीदार माने जाते थे, लेकिन अब एशिया की अर्थव्यवस्थाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। आज चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा आयात क्षेत्र बनाते हैं। इन देशों की मांग इतनी बड़ी है कि वे कई बार बाजार की दिशा तक बदल देते हैं। यही वजह है कि कई ऊर्जा कंपनियां अब एशिया को सबसे आकर्षक बाजार के रूप में देखने लगी हैं। यूरोप के लिए इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में उसे ऊर्जा सुरक्षा के नए रास्ते तलाशने होंगे, उसे नए सप्लायर ढूंढने होंगे और अपने ऊर्जा स्रोतों को और अधिक विविध बनाना होगा। क्योंकि अगर यही रुझान जारी रहा तो यूरोप के सामने ऊर्जा की कीमत और सप्लाई दोनों ही बड़ी चुनौती बन सकती है। अब आप क्या सोचते हैं, यूरोप जाने वाला तेल सिंगापुर भेजकर भारत की कंपनी ने सही फैसला लिया या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। इसी तरह के और भी नॉलेज से भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।